आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के प्रश्नोत्तर। विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी पाठ या कविता से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस पाठ या कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। प्रस्तुत पाठ का सार, मुख्य बिंदु, व्याख्या, MCQ और प्रश्नोत्तर के लिए आप मेरी वेबसाइट www.madhukalash.in पर विजिट करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को अच्छा लगा और वह भौचक्की रह गई। भौचक्की अर्थात आश्चर्यचकित रह गई। लेखिका को वहां से एवरेस्ट और अन्य श्रेणियां दिख रही थीं। लेखिका को टेढ़ी मेढ़ी ऊंची चोटियां बहती हुई बर्फीली नदी की तरह लग रही थी। उसे यह दृश्य हैरान करने वाला लग रहा था। प्रश्न 2, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने निम्न महत्वपूर्ण जानकारियां दी। पर्वतारोहण से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होनी बहुत जरूरी हैं और ये जानकारियां डॉक्टर मीनू मेहता ने बचेंद्री पाल को दी। अल्मुनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना। बर्फीली पहाड़ियों पर स्थायी पुल नहीं बनाए जा सकते और पर्वतारोही अस्थायी पुल बनाते हैं। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रश्न 3, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पक्की पर्वतीय लड़की है। उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ऐसा लगता था कि जैसे पर्वतीय स्थानों की जानकारी उन्हें पहले से ही हो। यद्यपि एवरेस्ट उनका पहला अभियान था, तेंजिंग का उनके कंधे पर हाथ रखकर प्रोत्साहन देना लेखिका को अच्छा लगा। प्रश्न 4, लेखिका को किन के साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को की, जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी क्योंकि अभियान दल में ये तीनों उनकी यात्रा के साथी थे। प्रश्न 5, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया। जब लेखिका सो रही थी तभी सिर के पिछले हिस्से से कोई चीज टकराई और उनकी नींद खुल गई। कैंप के ठीक ऊपर लहोत्से ग्लेशियर से बर्फ का पिंड गिरा था जिसने कैंप को तहस नहस कर दिया था, अर्थात बिल्कुल नष्ट कर दिया था। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी द्वारा लेखिका के पास से बड़े बड़े हिमखंडों को हटाया। हिमखंडों अर्थात बर्फ के टुकड़ों को हटाया और चारों तरफ फैली हुई कठोर बर्फ की खुदाई की। तब जाकर लेखिका के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सका। लेखिका के तंबू के ऊपर जो बर्फ का पिंड गिरा था उससे लेखिका अपने तंबू के अंदर फंस गई थी और लेखिका को बाहर निकालने का काम लोब्सांग ने किया। उसने अपनी स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया। तब जाकर लेखिका बाहर निकली। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? जैसे ही लेखिका साउथ कोल पहुंची उसने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी के लिए खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। इसके बाद लेखिका अपने दल के दूसरे साथियों की सहायता के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए नीचे उतर गई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद ने अग्रिम दल का नेतृत्व करते हुए पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से पर्वतारोहियों को अवगत करवाया। पर्वतारोहण के लिए जो दल बने थे उसमें जो सबसे पहले दल जाने वाला था उसका नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे और उन्होंने बाकी पर्वतारोहियों को सबसे पहले जो बाधा आने वाली थी और जो सबसे बड़ी बाधा थी वह थी खुम्बू हिमपात की। हिमपात का अर्थ है बर्फ का गिरना। बर्फ के गिरने की जो सबसे बड़ी बाधा थी उससे पर्वतारोहियों को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने
कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर, झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। अर्थात यह देख लिया गया है कि कौन कौन सी बड़ी कठिनाइयां रास्ते में आने वाली हैं। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलवाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है। ग्लेशियर का अर्थ ही है बर्फ की नदी। जहां बर्फ की नदी बहती है, जैसे पानी की नदी होती है, उसी तरह से बर्फ की नदी भी होती है, वही ग्लेशियर कहलाती है। और बर्फ का गिरना अभी जारी है। उन्होंने बताया कि हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव हो सकता है, जिससे रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। हिमपात का अर्थ है बर्फ का गिरना, और बर्फ कब गिरेगी, कितनी गिरेगी, कब तक गिरेगी, यह किसी को भी नहीं पता होता। तो उन्होंने यह बताया कि हिमपात के कारण, बर्फ के गिरने के कारण अनिश्चित और अनियमित बदलाव हो सकते हैं। जैसे समतल इलाकों में बारिश कभी भी होती है और कितनी भी होती है किसी को नहीं पता होता। यह अनियमित और अनिश्चित है, और इससे बदलाव भी अनियमित और अनिश्चित ही होते हैं। तो उपनेता प्रेमचंद ने बताया कि अनियमित और अनिश्चित बदलाव होने के कारण रास्ता बंद हो सकता है, जिसके कारण रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। प्रश्न 2, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या परिवर्तन आते हैं? हिमपात प्राय बर्फ के टुकड़ों के अव्यवस्थित तरीके से गिरने के कारण होता है। इससे अनेक परिवर्तन होते हैं। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में प्राय हलचल हो जाती है। जैसे भूकंप के आने से जमीन में हलचल हो जाती है, उसी प्रकार ग्लेशियर के बहने से बर्फ में प्राय हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिरने लगती हैं और खतरनाक स्थिति धारण कर लेती हैं। जैसे धरती में भूकंप आने से धरती में हलचल हो जाती है और उससे बड़े बड़ी इमारतें भी गिर जाती हैं और खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है, उसी प्रकार ग्लेशियर में बर्फ के बहने से हलचल हो जाती है बर्फ में, और उससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं, एकदम से गिर जाती हैं, और स्थिति बहुत खतरनाक रूप ले लेती है। धरातल में दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें अक्सर गहरी गहरी चौड़ी दरारों का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार पर्वतारोहियों की कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और इन हिमपातों में कई पर्वतारोहियों की जानें भी चली जाती हैं। प्रश्न 3, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? लेखिका गहरी नींद में सोई हुई थी। लगभग रात में 12:30 बजे लेखिका के सिर के पिछले हिस्से से किसी सख्त चीज के टकराने से नींद खुल गई। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। लेखिका को महसूस हुआ कि एक ठंडी, बहुत भारी चीज लेखिका के शरीर पर से कुचलती हुई चली गई। एक लंबा बर्फ का पिंड कैंप के ठीक ऊपर लहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। बर्फ के पिंड का अर्थ है बर्फ का टुकड़ा। एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा नीचे आ गिरा था और उसका एक बहुत बड़ा बर्फ का ढेर बन गया था। हिमपुंज का अर्थ है बर्फ का ढेर। जो बर्फ का टुकड़ा ऊपर से आ गिरा था, उसका एक बहुत बड़ा बर्फ का ढेर बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने, बर्फ के एक बहुत बड़े ढेर ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए लेखिका के कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य ही था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लेखिका की नींद टूटी तो उन्हें लगा कि उनका सिर किसी भारी चीज से टकरा गया है। बर्फ का एक बहुत बड़ा पिंड जो ऊपर से गिरा था, उसने लेखिका के कैंप को तहस नहस कर दिया था, बिल्कुल नष्ट कर दिया था। और इस दुर्घटना में चोट सभी को लगी थी, लेकिन मृत्यु किसी की भी नहीं हुई थी। प्रश्न 4, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया? हक्का बक्का मतलब आश्चर्यचकित। लेखिका जब शरबत व चाय लेने के लिए नीचे गई तो की लेखिका को देखकर हक्का बक्का रह गया। की लेखिका को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लेखिका को अपने दल के अन्य सदस्यों जय, की और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। वह साउथ कोल अपने सहयोगियों से पहले पहुंच गई थी, लेकिन थकान की परवाह किए बिना ही वह अपने साथियों की सहायता के लिए पुनः दुर्गम पहाड़ियों से नीचे उतरी। दोबारा से उन दुर्गम पहाड़ियों से, दुर्गम अर्थात जहां पहुंचना मुश्किल हो, ऐसी पहाड़ियां जहां पर
उतरना और चढ़ना बहुत कठिन हो, उन पहाड़ियों से वह दोबारा नीचे उतरी। जय ने उसे आगे जाने से रोकने की कोशिश की, परंतु लेखिका भी अपने को औरों की तरह एक पर्वतारोही समझती थी। इतने दुर्लभ रास्ते को तय करके लेखिका दोबारा वहां पहुंच गई, इसलिए उसे वहां देखकर कि हक्का बक्का रह गया। प्रश्न 5, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए थे, उनका वर्णन कीजिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए थे। पहला कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात के ठीक ऊपर था। एक बेस कैंप था, यह मुख्य कैंप था। कैंप 3 लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था। कैंप 4 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। एक कैंप साउथ कोल कैंप था, यहां से इन्हें एवरेस्ट की चढ़ाई करनी थी। यह अंतिम कैंप था। प्रश्न 6, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। चढ़ाई के समय एवरेस्ट पर जमी बर्फ सीधी और ढलाऊ थी। चट्टानें इतनी बुरी थीं मानो शीशे की चादर बिछी हो। लेखिका को बर्फ काटने के लिए फावड़े का प्रयोग करना पड़ा। ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरी बर्फ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक पहुंच गई थी। दृश्यता शून्य होने का अर्थ है कि सामने की कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि 2 आदमी वहां खड़े नहीं हो सकते थे। ढलान सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक थी। वहां स्वयं को स्थिर खड़ा करना बहुत ही कठिन था, इसलिए उन्होंने फावड़े से बर्फ को तोड़कर अपने खड़े होने योग्य स्थान बनाया। प्रश्न 7, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है। बचेंद्री के व्यवहार से सहयोग और सहायता की भावना का परिचय तब मिलता है जब उसने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने का निश्चय किया। बचेंद्री जूस और चाय लेने के लिए स्वयं ही नीचे चली गई, जबकि यह काम शेरपाओं को करना होता है। की और जय के मना करने पर भी वह अपनी बात पर अडिग रही। उनका कहना था कि वह शारीरिक रूप से ठीक है, इसलिए उन्हें अपने दल के सदस्यों की मदद करनी चाहिए। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए मतलब अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि एवरेस्ट जैसे अभियान के दौरान रास्ते इतने खतरनाक होते हैं कि वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात है। अतः इन दुर्घटनाओं को सहज भाव से लिया जाता है। यदि व्यक्ति इन दुर्घटनाओं को देखकर चिंतित हो जाएगा तो वह इस अभियान में सफल नहीं हो पाएगा। प्रश्न 2, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। उपरोक्त पंक्तियों का आशय यह है कि कभी कभी बर्फ की बड़ी चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण इन दरारों के बीच इतनी गहरी खाई बन जाती है कि यदि कोई व्यक्ति इनमें गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। दरार अर्थात बर्फ का 2 हिस्सों में बंट जाना। लेखिका इस बात से भयभीत थी कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह और उसके सहयोगी पर्वतारोही हर क्षण खतरों से घिरे रहेंगे। यहाँ पर जान माल की हानि की घटनाएं बहुत ज्यादा होती रहती हैं। प्रश्न 3, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में गाड़ दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि लेखिका की दुर्गा और हनुमान में गहरी श्रद्धा थी। ये दोनों शक्ति के प्रतीक हैं। लेखिका ने इस अभियान में सफल होने पर अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया, अपने आराध्य की पूजा की और माता पिता को याद कर अपनी मातृ पितृ भक्ति का परिचय दिया। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।